हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप सब लोग जो बहुत अच्छे रहेंगे, अपनी तैयारी पे बढ़िया तरीके से लगे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपने यूपीपीएससी का जो प्री का पेपर है वो तो हो गया। ओके, एंड आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपका प्री जो है वो निकल गया है। तो अब जो है बात आती है कि इसकी मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस का अपना पेपर जो है वो होने जा रहा है कब? 30 तारीख को, 30 सितंबर, 30 सितंबर को अपना पेपर जो है मेंस का होने जा रहा है। अब मेंस का जो पेपर रहेगा ये टोटल 200 नंबर का आपका पेपर जो आने वाला है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आपके जो है वो आएंगे। ओके, तो अब ये जो 20 क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पे, तो इसमें से 10 क्वेश्चन होंगे 8 नंबर के और 10 क्वेश्चन होंगे 12 नंबर के। तो 80 और 120, तो टोटल मिला के 200 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। तो एक तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा 200 नंबर का, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ओके, और इंटरव्यू जो है 25 नंबर का, और इन दोनों के बेस पे, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, इन दोनों के बेस पे जो है वो क्या होगा? सिलेक्शन होगा। ओके, तो अब बात यह आती है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करेगा वो क्या है? अगर आप देखो टोटल मिला के 225 का टोटल का क्राइटेरिया है। 200 का तो रिटन एग्जाम हो गया, 25 का आपका इंटरव्यू हो गया, तो ये टोटल मिला के 225। तो 225 में सबसे इंपोर्टेंट क्या है? मेजोरिटी जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है? 90% जो है वो किसका पार्ट है? तो 90% जो है वो आपका मेंस का पार्ट है ना? तो इसका मतलब जो अब आपका पेपर होने वाला सब्जेक्टिव पेपर, ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना? तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि आपका पेपर बहुत बढ़िया होना चाहिए। और पेपर बढ़िया कैसे होगा? जब आप पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे। देखो, आप लोगों को नॉलेज तो है, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का सेम ही है। प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस दोनों का सेम है, वही दोनों में 10 यूनिट है। बट द क्वेश्चन इज कि प्री के अंदर क्या था? सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे, वहां पे 4 जो है वो ऑप्शन आपको दे रखे थे। सिर्फ टॉपिक के बारे में पता होने से कुछ नहीं होगा, टॉपिक की नॉलेज होना और उसको एक्सप्रेस कर पाना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर आप समझेंगे ना, तो एक तो ये कि हाँ मुझे टॉपिक आता है, ठीक है, लेकिन मैं टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं, वो एक अलग चीज है। ठीक है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को नॉलेज तो होती है, लोग ये बोलते हैं, आपको ये टॉपिक पूछोगे ना तो बोलते हैं कि हाँ हाँ हमें पता है, लेकिन जब आप उनसे एक्सप्लेनेशन के लिए बोलोगे या प्रेजेंटेशन के लिए बोलोगे तो वो बोलेंगे अरे पता तो है लेकिन बताना नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? तो वो चीज जो है वो मेन यहां पे जो रोल प्ले करेगी। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका पेपर होने वाला है 200 नंबर का, जो आपका टोटल पेपर होगा, इसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट करें कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स हम लोग जो स्कोर कर पाए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई टॉपिक जो आपको आना चाहिए, है ना? तो मतलब सबसे मेन बात तो यही है कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे मेन तो यही हो गया। तो पूरा फोकस जो है वो आप डालेंगे इसके ऊपर, जो कंटेंट आपने पढ़ा था ओके प्री के टाइम पे। ओके, तो उसको दोबारा से पढ़ना शुरू करो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि अब लिखना है। ओके, अब समझ तो लिया, लेकिन अब अपने को याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें लर्न होंगी अपने को, ओके, हमारे माइंड के अंदर होंगी, तो हम उसको एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। ठीक है ना? सिर्फ ये कि हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है एमसीक्यूज के अंदर, क्या होता है कि क्वेश्चन आ गया, आपको याद नहीं था, लेकिन ऑप्शन देख के आपको याद आ गया, है ना? लेकिन अब जब सब्जेक्टिव पेपर होगा वहां पे तो सिर्फ क्वेश्चन आएगा और आपको उसका आंसर जो है खुद ही राइट करना है। तो मतलब चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, तो अब आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो सबसे मेन तो आपका सब्जेक्ट मैटर हो गया। ओके, उसको बढ़िया तरीके से आप जो है पढ़ना शुरू करो। और दूसरा जो मेन पार्ट है वो है आपका प्रेजेंटेशन का। कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट मैटर तो अच्छा है लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका बेकार है, तो भी नंबर नहीं मिलते हैं। तो अपने को जो सब्जेक्ट मैटर है उसको तो अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा और साथ में जो प्रेजेंटेशन का तरीका है उसको भी बढ़िया करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब प्रेजेंटेशन बढ़िया मैं कैसे करूं? ओके, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि आप डेली बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। हम आपको क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराएंगे हर यूनिट के। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे जो है पढ़ना शुरू करें। अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखो चाहे, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका जो है वो आपको मैं बता दूंगा, उसी तरीके से आपको जो है वो करने हैं। ठीक है ना? तो अब 2 चीजें हैं जिनके ऊपर अब आपको अगले जो महीना है लगभग, ठीक है, तो पूरे सितंबर के अंदर आपको पूरा जो फोकस करना है वो इन 2 चीजों पे करना है। एक तो सब्जेक्ट मैटर पे कैसे फोकस करोगे? जो बुक्स आपको दे रखी है दीज आर मोर देन सफिशिएंट, इनको आप पढ़ो। ठीक है, और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास मेरी बुक्स नहीं है तो जो भी कंटेंट आपके पास पड़ा है, ठीक है, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू करो। ओके, तो सब्जेक्ट मैटर पहले तो वो हो गया। दूसरे नंबर पे प्रेजेंटेशन, वो आपको मैं बताऊंगा और क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन राइट करने हैं। ठीक है ना? तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम ये डिस्कशन एक बार करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको अपने को ध्यान में रखना है, उन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो वो क्वेश्चन भी करना शुरू करेंगे। आज एक क्वेश्चन भी दूंगा आपको होमवर्क के तौर पे, उसको एक बार आप देखना है। ठीक है, आओ देखते हैं। तो अपना यूपीपीएससी जीडीसी का जो मेंस का जो पेपर हो रहा है उसका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है वो कितने? 200 नंबर का आपका पेपर जो है ये होने वाला है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे कितने? 20 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 20। 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 20 क्वेश्चंस जो है
इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे। टोटल टाइम रहेगा कितना, 3 घंटे का। कितना, 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब क्या हो गया, 180 मिनट। अब हम यहां पे, मैं पहले से आपको बोल देता हूं, 180 मिनट आपको जो है टोटल मिलने वाले हैं। इसमें से आप ये मान के चलो कि 10 मिनट तो आपके जो है एक्स्ट्रा काम के अंदर वेस्ट हो जाएंगे। 10 मिनट आपका जाएगा मतलब उसको जो आपके पास में जो आंसर शीट आएगी तो उसको भरने भूरने में, ये सब करने में आपका टाइम जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने में, ओके। देन उसके बाद बीच में पानी पुनी पीने में 10 मिनट में मान के चल रहा हूं कि आपके वेस्ट हो गए। रिमेनिंग रह गए 170। अब 170 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, ओके। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे जो आपके 20 क्वेश्चन आने वाले ना, उसमें से 10 क्वेश्चन है शॉर्ट और 10 आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 8 नंबर का, और जो 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो है आपके 12 नंबर का एक क्वेश्चन, ओके। तो अब आपको यहां पे क्या करना है, 70 मिनट, 170 टोटल मिनट है आपके पास में। 180 मिनट में से 10 तो वेस्ट हो गए, तो रहेंगे कितने, 170। आपको अभी से क्या करना है, 170 मिनट में से 70 मिनट जो है वो तो लगाने किस पे, शॉर्ट क्वेश्चन पे। इसका मतलब 7 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, और 100 मिनट जो है वो लगाने किस पे, लॉन्ग क्वेश्चन पे। इसका मतलब 10 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, ओके। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया कि टोटल जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, तो यहां पे जो 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट वाले हैं वो, और इन 100 मिनट में करने हैं 10 क्वेश्चन जो लॉन्ग वाले हैं, ठीक है। अब ये जो 10 क्वेश्चन शॉर्ट वाले हैं, तो लगभग 7 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, और यहां पे 10 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। अभी आगे डिस्कशन भी करता हूं, ठीक है। तो एक तो टाइम का आप ध्यान रखना, तो टाइम कंस्ट्रेंट है भाई, 3 ही घंटे मेरे पास में, और इस 3 घंटे में मेरे 20 के 20 क्वेश्चन हो। अच्छा, एक स्पेशल बात और बोलूं आपको मैं, इस बार हरियाणा के अंदर एचपीएससी का पेपर हुआ था, और सब्जेक्टिव पेपर के अंदर जो है कई बच्चे रह गए, ओके। उसके पीछे का रीजन पता है क्या था, कि उन्होंने पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं किया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर रही थी। अगर प्रैक्टिस होती, उसमें टोटल 15 क्वेश्चन आए थे, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन ही उनके अटेम्प्ट हो पाए, बाकी नहीं हो पाए। मैंने उनको शुरू में ही बोला था कि आप चाहे कुछ क्वेश्चन को कम अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, मैटर कम कर देना, लेकिन अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे करना, तो ही बात बनेगी, ओके। यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके यहां पे टोटल मिला के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो जो 20 क्वेश्चन आपके पास में आएंगे, आपको 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो कैसे हो पाएंगे, जब आपको टाइम का कंस्ट्रेंट, आपको पता है कि टाइम कंस्ट्रेंट है और आप टाइम को मैनेज कर लेंगे। अगर टाइम मैनेजमेंट आपका होगा, देन आप ये क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से जो है वो कर सकते हो। तो पहले ही अपना माइंड मेकअप करके चलो कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आने वाली है 10, उनको मेरे को 70 मिनट के अंदर करना ही करना है, मतलब 7 मिनट में मेरे को एक क्वेश्चन करना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाली है 10, उनको मुझे एक क्वेश्चन को 10 मिनट में करना है, तो इसका मतलब 100 मिनट के अंदर मेरे को ये क्वेश्चन कवर करने ही करने हैं। अगर ये चीज आपके माइंड में होगी ना, तो फिर आपका जो है पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे कुछ क्वेश्चन ऐसा हो, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एकदम बढ़िया ही जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे जो जिनके बारे में आपको कम नॉलेज है, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट उनको भी करना है, ओके। तो उनमें आप थोड़ा कम टाइम भी दे करके, एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और कंसाइज करके अगले क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ओके। अब जो 20 क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं वो 2 पार्ट के अंदर होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, ओके। यहां पे टोटल मिला के जो है वो 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने, 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल जो है ये कितने, 10 क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर के होंगे, 80 नंबर के। और फिर पार्ट बी के अंदर आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पे भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 12 नंबर का एक पेपर होगा, सॉरी एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल मिला के 120 नंबर के जो है ये 10 क्वेश्चन हो गए। तो 120 और 80 टोटल मिला के 200 नंबर का आपका पेपर जो है ये होने वाला है, ओके। अब ये जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आपको लगभग 125 वर्ड्स के अंदर जो है वो लिखने हैं। कम से कम 125 वर्ड्स के अंदर आपको इसको जो है पूरा करना है, ओके। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो लगभग 200 वर्ड्स में आपको जो है इसको क्या करना है, पूरा करना है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है वो आने वाला है, ओके। तो ये 200 नंबर का आपका पेपर है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 8 नंबर का एक क्वेश्चन, और 10 लॉन्ग क्वेश्चन है, 12 नंबर का एक क्वेश्चन, ओके। तो ये जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो लगभग आपने 7 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। तो 10 क्वेश्चन कितने हैं, 70 मिनट में। कितने मिनट में, 70 मिनट में। और ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 10 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। तो 10 क्वेश्चन कितने हो गए, 100 मिनट में। तो ऐसा करके 170 मिनट में आपका पेपर पूरा का पूरा जो है अटेम्प्ट हो सकता है, ओके जी। तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो 200 नंबर का तो आपका पेपर होगा, देन उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा 25 नंबर का, ओके। एंड देन सिलेक्शन होगा। वो सिलेक्शन जो है वो बेस्ड किसके ऊपर बेस्ड है, जो आपके मेंस के नंबर आएंगे 200 में से,
जो आउट ऑफ 200 आपके मेंस के नंबर है वो, प्लस में आपका इंटरव्यू मार्क्स। ओके, तो इन दोनों के बेस पे जो है वो आपका क्या होगा, जो 25 नंबर का इंटरव्यू, इनके बेस पे आपकी जो है मेरिट बनेगी और उसके बेस पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो यहां पे आप अगर देखो मेन जो रोल प्ले करता है वो क्या है, ये 200 नंबर है ना जी। तो ये 200 नंबर जो आपके 200 नंबर का जो आपका पेपर होने वाला है, इसको बढ़िया तरीके से अपने को जो है अटेम्प्ट करना है। तो अपने को कोशिश करनी है कि 200 नंबर का अपना पेपर जो है वो टाइम पे अपना हो जाए और मेन चीजें जो पूछी गई है वो सारी की सारी हम जो है उसके अंदर लिख दें। ओके, और ये पॉसिबल कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे। तो आज से ही अपने को प्रैक्टिस डेली बेसिस पे जो करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है ना जी। अब बात करते हैं यूपीपीएससी राइटिंग की प्रैक्टिस की। अगर हम बात करें तो डेली बेसिस पे आपका डेली एक टास्क रहेगा। ओके, और वो ये है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है वो डेली बेसिस पे राइट करने। मैं तो ये बोलूंगा कि 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करो ही करो, ठीक है। 2 छोटे कर लो और 2 बड़े कर लो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन लिखने हैं। ओके, अब कुछ खास बातें एक एक करके हम उनके ऊपर आते हैं। जब आप आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि सर अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको हम पॉइंट के अंदर लिखें एक्सप्लेनेशन या पैराग्राफ में करें। देखिए, जितना आप एग्जामिनर का काम इजी बनाओगे उतने आपको नंबर मिलेंगे ज्यादा, और जितना आपने एग्जामिनर का काम टफ कर दिया उतने नंबर मिलेंगे कम। आप खुद सोचिए कि अगर आपको किसी का टेस्ट लेना है, अगर कोई बंदा जो है जिसका आप टेस्ट ले रहे हो, अगर वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है बिल्कुल, ठीक है, और आपको बढ़िया तरीके से जो आप उससे पूछ रहे हो वो चीजें वो समझा पा रहा है अगर आपको, तो आप उससे बड़े खुश हो गए। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन का इंटरव्यू कर रहे हो, आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो और वो घुमाए जा रहे हैं गोल गोल आपको, ठीक है, पॉइंट पर आ ही नहीं रहा है, ओके, और वो क्या मतलब चीजें एक्सप्लेन कुछ एक्सप्लेन करे जा रहा है, तो फिर आप उससे फ्रस्ट्रेट होगे नहीं होगे, और आप उसको नंबर ज्यादा दोगे कम दोगे। ओके, तो बात यही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या करना है, एग्जामिनर का काम जो है वो इजी करना है। अब एग्जामिनर का काम इजी, आप खुद सोचिए, अगर आप चीजों को पॉइंट्स में लिखेंगे उसमें होगा या पैराग्राफ में लिखेंगे उसमें होगा। सर बट ऑब्वियस है कि जितना कंसाइज रहेगा मैटर पॉइंट्स के अंदर अगर होगा, हमें लिखना भी इजी रहेगा और एग्जामिनर को पढ़ना भी इजी रहेगा, और जितना उसके लिए इजी हो जाएगा उतने नंबर आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि अपने को चीजें जो है वो पॉइंट्स में लिखनी है या पैराग्राफ में, जितना हो सके। देखो, हर चीजें भी आप पॉइंट में नहीं कर सकते हो, बट जितना हो सके आपको पॉइंट्स का यूज करना है, ठीक है। तो रेफर करें किसको, पॉइंट्स को। इससे जो क्वेश्चन जो आपने आंसर लिखा है ना, उसका जो विजिबिलिटी है ना वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये तो आपके माइंड में आएगा कि सर पॉइंट्स या पैराग्राफ, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप किसमें करो, पॉइंट्स में। तो एग्जामिनर का काम अगर आपने क्या कर दिया, इजी कर दिया ना, तो फिर मार्क्स भी क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और पॉइंट से बातें तो वहां पे आपका क्वेश्चन का जो आंसर राइटिंग है ना वो मल्टी डायमेंशन हो जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बना बना के आप लोग को, क्योंकि देखो जब पॉइंट्स हो गए ना तो लिंकेज करने की नीड नहीं है। जब चीजें पैराग्राफ में होती है तो आपको हर लाइन जो है वो लिंक करके जो है वो बतानी पड़ती है, बट जब पॉइंट्स आ जाएंगे तो आप एक्स्ट्रा चीजें भी वहां पे डाल सकते हो, ठीक है ना। तो पॉइंट्स में मल्टी डायमेंशन आ जाती है, ठीक है। कंसाइज मैनर में आप ज्यादा बातें जो है वो बता सकते हो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आई होप आपके माइंड में यही आया होगा। ओके, तो उसका आंसर आपको शायद मिल गया, ठीक है। तो जितना हो सके मैक्सिमम यूज करें किसका, पॉइंट्स का। ओके, सेकंड, जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो उसका एक सेट फॉर्मेट होगा, ठीक है। जो भी आंसर आप लिखोगे ना उसका एक फॉर्मेट होगा, और फॉर्मेट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे आएगा बॉडी, और तीसरे नंबर पे जो है वो क्या आएगा, कंक्लूजन। तो पहले नंबर पे क्या आने वाला है, इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन जो भी आपके सामने आया उस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन, फिर आएगा बॉडी क्वेश्चन का, और फिर आएगा क्या, कंक्लूजन। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है सबसे बड़ा कि सर इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। जो भी क्वेश्चन आ गया तो उससे रिलेटेड क्या लिखें। जब कभी भी कोई क्वेश्चन आप लिखना शुरू करोगे तो उसके इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, ध्यान से सुनना, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आप लिखोगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी सी हिस्ट्री, उस क्वेश्चन की हिस्ट्री, वो जो पॉइंट वहां पे पूछा गया, जो टॉपिक वहां पे पूछा गया, उस टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री। तो सबसे पहला जो है वो क्या, इंट्रोडक्शन आएगा। ओके, जो भी आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो क्वेश्चन जो है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होगा, और जो स्ट्रक्चर है ना आपका, जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, जो स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन का, वो आप मतलब जो आप आंसर लिखने वाले हो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज द बॉडी, एंड थर्ड वन इज द कंक्लूजन। ओके, तो पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में आपको जो है वो लिखनी है हिस्ट्री, मतलब रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। जर्नलिस्ट में क्या आती है, हिस्ट्री। क्वेश्चन से में जो टॉपिक पूछा गया उससे रिलेटेड हिस्ट्री, ठीक है ना। और फिर हम क्या करेंगे, उस हिस्ट्री को लिंक करेंगे किसके साथ में, करंट सिचुएशन के साथ में। ओके, मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप ये समझो सबसे पहले जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर हमारा पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होगा, और स्ट्रक्चर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद में उसका
क्या होगा, बॉडी, बॉडी का मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट, ओके, बॉडी के अंदर बेसिकली क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन पार्ट, और फिर आएगा क्या उसका कंक्लूजन, ठीक है ना। तो अब इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, बेसिकली जो भी टॉपिक आपसे पूछा गया उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी बहुत हिस्ट्री, ओके। फिर आएगा बॉडी पार्ट, बॉडी के अंदर आपका मेन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए बात किया गया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ओके, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्वेश्चन आ गया, बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट जो है वो बताओ कि बिजनेस एनवायरनमेंट के वेरियस कंपोनेंट कैसे एक बिजनेस को या बिजनेस की पॉलिसीज को अफेक्ट करते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब यहां पे इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे, सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट बताना है, ठीक है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना शुरू करो। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो सारी फोर्सेज आती है जिसका बिजनेस के ऊपर जो क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, और वो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। आपने ये बताना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत बिजनेस एनवायरनमेंट की हिस्ट्री के बारे में बताओ, ओके, कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब आएगा बॉडी पार्ट, जब बॉडी आएगी, बॉडी का मतलब मेन एक्सप्लेनेशन पार्ट आएगा, तो उसके अंदर आप बताओगे एक्सप्लेन करके पूरा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। देन उसके बाद में बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो दो तरीके हो सकता है, एक है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक है कौन सा एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए जो हम अप्रोच यूज करते हैं वो है वैल्यू चेन अप्रोच, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो आपका फर्दर दो तरीके का होगा, एक होगा आपका माइक्रो एनवायरनमेंट और एक कौन सा, मैक्रो। फिर जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो भी फर्दर दो तरीके का हो सकता है, एक होता है इकोनॉमिक और एक है नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इस तरीके से अब आपको पूरा बॉडी पार्ट जो है वो क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आपने कर दिया, देन उसके बाद में अब आप कंक्लूड करोगे। क्वेश्चन क्या था कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके से बिजनेस को अफेक्ट करता है, अब आप कंक्लूड करके बताओगे। हेंस ऊपर जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है उसके बेस पर हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस की पॉलिसीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। बात खत्म हो गया, ये कंक्लूजन पार्ट हो गया। तो 2 से 3 लाइन में या 5 लाइन में कंक्लूजन लिख दो, मेन बॉडी पार्ट हो गया, और इंट्रोडक्शन भी आपका 4 से 5 लाइन का हो गया, ओके। तो पूरा जो आपका क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को स्पेशल आप जो अपने माइंड में रखें, कोई भी क्वेश्चन, चाहे 8 नंबर वाला क्वेश्चन हो चाहे 12 नंबर वाला क्वेश्चन हो, दोनों तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो यही रहेगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इसको अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो भाई, मेरे को ऐसे ही करना है, ओके जी। आगे अब स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन राइटिंग अब आप करना शुरू करोगे, ओके, तो अब आपको स्टार्टिंग के अंदर देखो, आपको मालूम है कि 2 तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। शॉर्ट मेरे को 7 मिनट में करना है, लॉन्ग मेरे को 10 मिनट में करना है। अब जब आप करना शुरू करोगे ना, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 7 की जगह 15-15, 20-20 मिनट ले लेगा, क्या पता आधा घंटा भी ले ले, क्योंकि आप सोच के लिखना शुरू करोगे, ओके। तो स्टार्टिंग में अपने आपको रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी मत करना। तो स्टार्टिंग के अंदर आपको जो है टाइमर सेट आप ना करें, 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन के बाद करना शुरू कर दो। तो मैं आपको ये बोलता हूं अगस्त में, अभी मान लो आज 24 तारीख है ना, तो अब आप लिखना शुरू करो, ठीक है। तो अगस्त में जो है आपको टाइमर मत लगाओ, और 1 सितंबर से टाइमर लगाना जो स्टार्ट कर देना, ठीक है ना। तो ये आप करना शुरू करोगे तो बेस्ट रहेगा, ओके। अब फ्लो चार्ट का आपको जो है मैक्सिमम यूज करना है। जब आप क्वेश्चन राइटिंग करोगे तो आपको सबसे ज्यादा यूज करने किसका, फ्लो चार्ट का, क्योंकि फ्लो चार्ट से एक तो आंसर आपको भरा भरा सा लगता है, और जो पॉइंट्स है वो अच्छे तरीके से जो आप बता सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बात किया बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है उसको पहले तो पूरा लिखो, ठीक है ना। ऐसा नहीं बिजनेस BUS और फिर ENV, नहीं, ऐसा नहीं करना, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जामिनर ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप जो भी आप आंसर लिख रहे हैं ना, तो आपको उसके बारे में पूरी की पूरी क्या नॉलेज है, ठीक है। कल को यार जाके बच्चों को पढ़ाना है ना, आप शॉर्ट फॉर्म थोड़ी बताओगे बच्चों को, पूरा तरीके से बताना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से जो है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है ना। शॉर्ट में नहीं, पूरा पूरा लिखो बिजनेस एनवायरनमेंट। अब फिर आपने फ्लो चार्ट बनाया, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इंटरनल है, एक्सटर्नल है। फिर इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ये आगे फर्दर 2 तरीके का होता है, एक है मैक्रो और एक कौन सा, माइक्रो। फिर मैक्रो एनवायरनमेंट 2 तरीके, एक है इकोनॉमिक और एक कौन सा, नॉन इकोनॉमिक, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जो है वो क्या करना है, मैक्सिमम यूज करना है किसका, फ्लो चार्ट्स का, ओके जी। अब जब आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो वहां पे जो आप आइकन्स के यूज करने वाले हो, जो आपकी डिजाइनिंग है, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इन पर आपको स्पेशल फोकस करना है, ठीक है। तो आपका मेन फोकस है इन चीजों के ऊपर होना चाहिए, आइकन हो गया, डिजाइनिंग हो गया, आपका सर्कल बना रहे हो कहां पे, रेक्टेंगल हो गया, इन पर आपको फोकस करना है, ओके जी। ऑलवेज रिमेंबर प्रैक्टिस इज अ मेन की, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कंटेंट इशू भी आएगा, ठीक है। आपको कंटेंट के बारे में नॉलेज तो होगा, लेकिन आपको वर्ड नहीं मिल रहे होंगे उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो अब वो क्या होगा, जैसे से आप लिखते जाओगे ना डेली बेसिस पे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब फिर चीजें आपको याद होने, रिकॉल होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंटेंट इशू आएगा ही आएगा, टाइम इशू भी आएगा, पर जैसे से रेगुलर राइटिंग करेंगे तो उससे इंप्रूवमेंट आपकी होती जाएगी, ठीक है ना। तो और साथ साथ डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस का सेल्फ एनालिसिस करना है कि मेरे को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, मेरे को इसको करने में जो है वो क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या मेरे को कंटेंट ही याद नहीं आया, ठीक है। मैं तो ये बोलता हूं शुरुआत में तो लिख के देखना, देख देख कर जो है वो लिखना शुरू करो, कोई इश्यू नहीं है।
देख के भी लिख रहे हो ना, लिख तो रही हो, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो शुरुआत में कंटेंट इशू भी आएगा, टाइम इशू भी आएगा, बट आपको जो है वो क्या करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है। कंटेंट इशू किस तरीके का है उसको आपको खुद को एनालाइज करना है और उसमें सुधार करना है, और टाइम जो इशू आ रहा है उसको भी आपको सुधार करना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो ड्यू टाइम के अंदर जो है पूरा हो जाए। ओके, अब ऑलवेज अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यह चीज का नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ओके, तो कई बार हम क्या होता है कि एक कीवर्ड को पकड़ लेंगे और उसी को एक्सप्लेन करते जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है आपके डिसीजन मेकिंग को, तो आपको यही बताना पड़ेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट के वेरियस फैक्टर आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं जब आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, ना कि ओनली बिजनेस एनवायरनमेंट के। ओके, तो क्वेश्चन की क्या डिमांड है अपने को वो समझना पड़ेगा। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। कई बार हम एक कीवर्ड को पकड़कर बैठ जाते हैं विच इज नॉट गुड। नेक्स्ट, वर्क करें किस पे, कंटेंट पे। और कंटेंट पे वर्क करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो 10 बुक्स मैंने आपको दे रखी है, दीज आर मोर देन सफिशिएंट भाई, इसमें सारी एक्सप्लेनेशन मैंने डाल दी थी, ठीक है। ये 10 किताबें जो आपको दे रखी है, इसको आप डेली बेसिस पे जो है वो स्टडी करना शुरू करो और इसके जो पॉइंट्स है उनको आप लर्न करना स्टार्ट करो, ठीक है ना, ये आप करो। ओके, और एक्सप्लेनेशन का एग्जांपल्स का जो है वो यूज करना। ओके, अब स्ट्रक्चर, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, 3 पार्ट में क्वेश्चन आपका आंसर जो है डिवाइड होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ओके, तो स्ट्रक्चर और जो स्पेशल डायमेंशंस है उसका आपको खास ध्यान रखना है। दैट इज स्पेस ना ज्यादा कम हो और ना ही ज्यादा हो, तो स्पेस जो है ना तो ज्यादा हो और ना ही कम, ठीक है ना। तो मार्जिन का आपको जो वो ध्यान रखना पड़ेगा, जो मार्जिन है उसका आप ध्यान करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मान लो एक आपने कोई पैरा लिखा 3 लाइन का, फिर उसके बाद 2 लाइनें या 2 लाइनें आपने छोड़ दिया, 3 लाइन आपने छोड़ दी, ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर यूज करना पड़ेगा स्पेस का भी। ओके, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट स्टफ, जो भी इंपॉर्टेंट बात है उनको आपको अंडरलाइन करना है, लेकिन रैंडमली कुछ भी अंडरलाइन मत करने बैठ जाना। जो इंपॉर्टेंट स्टफ है उसको अंडरलाइन करो। तो अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट स्टफ विच यू थिंक इज क्रूशियल फॉर योर आंसर। अब इसी लाइन में इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट स्टफ को, ठीक है, विच यू थिंक इज क्रूशियल, जो कि आपको क्या लग रहा है क्रूशियल है। तो मैंने इन दोनों को जो है वो बॉक्स में कर दिया, ओके, जो हमारे आंसर के लिए थोड़ा सा क्या रेलिवेंट है। ओके, डोंट अंडरलाइन रैंडमली, रैंडमली कुछ भी आपको अंडरलाइन करने का नीड नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। ओके जी, नेक्स्ट, अगर कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया, अगर मान लो ये आ गया कि भाई इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों के अंदर जो है वो क्या बताओ, डिफरेंस बताओ, आप उसको कैसे करेंगे। तो पहला वन एस्पेक्ट, मतलब जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको आप क्या करोगे, उसके जो पॉइंट्स है वो सर्कल में लो, उसके पॉइंट्स है सर्कल में, ठीक है। जैसे आपने डिफरेंस बताया भाई, ये है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट और ये है आपका एक्सटर्नल। मैंने तो ये ENT और ENY लिखा शॉर्ट में, आपको तो पूरा लिखना है, ठीक है ना, अभी तो मैं आपको बस बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे आप जब डिफरेंस करोगे ना, तो यहां पे इंटरनल एनवायरनमेंट का जो पहला फैक्टर है, ठीक है, इसको आपने सर्कल में ले लिया, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो फर्स्ट पॉइंट है इसको आपने किस में ले लिया, ट्रायंगल में ले लिया। ओके, तो ये डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर कभी भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो वन एस्पेक्ट सर्कल में पॉइंट में ले लो, ठीक है, और सेकंड जो है वो ट्रायंगल के पॉइंट में ले लो। ओके, इस तरीके से आपको जो है वो करो। ऐसा करोगे तो उसमें क्या, जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये दोनों पॉइंट जो है वो क्या अलग अलग है, ठीक है। देन राइटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपकी धीरे धीरे जो है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब कीड़े मकोड़े मत मार के ना, थोड़ा सा एक वर्ड के बाद फिर स्पेस देना, फिर दूसरा वर्ड, फिर स्पेस, फिर तीसरा वर्ड, इस तरीके से, ठीक है। और वो लेकिन ऐसे नहीं होगा, जितना ज्यादा आप लिखते जाओगे ना तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये राइटिंग कैसी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल उल्टी मत करके आना राइटिंग के अंदर, थोड़ा सा राइटिंग आप अच्छे से जब आप, और ऐसा देखो, मैं तो ये बोलता ही नहीं हूं कि आपकी अब सुधार हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग एकदम कीड़े मकोड़े वाली है तो भाई वो तो वैसी रहेगी, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो। कैसे, जब आप डेली आप लिखना शुरू करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि धीरे 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 जो है वो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को कहां पे स्पेस देना है, कहां पे क्या करना है, इस तरीके से, ठीक है। बिगेस्ट मिस्टेक जो है वो क्या होती है, जब पेपर आएगा, मान लो पार्ट ए के अंदर जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और वो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा मान लो आपको आता है, आप पूरी PhD कर दो उस क्वेश्चन के ऊपर, 125 वर्ड में लिखना है और आप उसको 250 वर्ड के अंदर भी लिखने का जो है वो हिम्मत रखते हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करना, किसी एक क्वेश्चन से प्यार करने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चन जो इक्वल मार्क्स जो है वो कैरी करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना भाई, इस चीज को अवॉइड करना शुरुआत में, ठीक है। तो बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है कि फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन पे हम ज्यादा टाइम लगा देते हैं और बाकियों के लिए टाइम जो है वो कम बचता है, और कई बार तो ऐसा होता है बाकी के लिए टाइम बचता ही नहीं है। एक बच्चे ने जो है वो क्या किया, पेपर आया था HPSC का, 15 क्वेश्चन थे, उससे 9 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, 6 क्वेश्चन तो उसने छेड़े ही नहीं,
लेकिन 9 क्वेश्चन के अंदर बढ़िया नंबर आ गए उसके, लेकिन बाकी 6 क्वेश्चन अगर वो 9 को थोड़ा सा उनमें टाइम जो कम देता और वो जो टाइम है वो दे देता किसमें बाकी 6 में, उसका सिलेक्शन पक्का था। बट क्या करें, ठीक है ना। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आपने ज्यादा टाइम लगा दिया, ऐसा बिल्कुल मत करो। देन एम्बेलिशमेंट जो होती है ना उन पर आप फोकस करो। एम्बेलिशमेंट का मतलब जो है वो क्या होता है, जैसे डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट्स हो गया, मैप हो गया, बॉक्सेस हो गया, एरो हो गया, एग्जांपल हो गया, कीवर्ड्स हो गया, तो इनका ध्यान, जैसे कीवर्ड्स मेन जैसे सबका साथ सबका विकास, तो इनको जो है वो बॉक्स में कर दो, ठीक है ना। तो ये इनको बोलते हैं एम्बेलिशमेंट, जो आपके क्वेश्चन में सजाने का काम करती है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई लड़की जो है, कोई लेडी जो है, तो वो जब सजना शुरू करती है तो वो मुंह पे फाउंडेशन लगाएगी, क्रीम लगाएगी, मस्कारा लगाएगी, ठीक है, बालों पे क्लिप लगाएगी, पता नहीं क्या क्या लगाएगी, है ना। तो ये क्या कर रही है बेसिकली, इससे उसका जो फेस है वो निखर के आ रहा है ना। उसी तरीके से आपका क्वेश्चन जो निखर के कब आएगा, जब आप एम्बेलिशमेंट का, तो ये बेसिकली जो है वो क्या है, दीज आर द ब्यूटी कॉस्मेटिक क्रीम्स है, ठीक है ना। ये कॉस्मेटिक है बेसिकली आपका, जिसमें क्रीम भी आ गया, मस्कारा भी आ गया, तो वो आपके लिए जो क्वेश्चन सजाने का जो काम करेगा वो क्या है, डायग्राम्स हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, मैप हो गया, बॉक्सेस हो गया, एरो हो गया, एग्जांपल्स हो गया, कीवर्ड्स हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है वो क्वेश्चंस के अंदर जो है एम्बेलिशमेंट का यूज है वो ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है ना जी। सो एम्बेलिशमेंट मेक योर आंसर प्रीटियर एंड बेटर, ओके। तो इसका यूज आप ज्यादा से ज्यादा करें। देन डेली बेसिस पे आप जो वो क्या करें, एनालाइज करें अपने क्वेश्चंस को, आप देखें, ओके। उसके डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें जो आपको क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा, और साथ में धीरे धीरे करके क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। अभी टाइम बहुत है, अगर आप डेली करोगे ना, डेली अगर 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपने लिखना शुरू कर दिया, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका पेपर एकदम मस्त जाएगा, और हर पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली उसको सारा का सारा अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन अगर मान लो अभी आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आप कंटेंट तो पढ़ लिया बट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, पेपर में बहुत समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अभी से लिखना जो है वो स्टार्ट कीजिए, ओके। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने यहां पे डाला है, ठीक है, मैंने पहले भी एक बार बताया था, बाकी चलो एक बार देख लो। क्वेश्चन है, डिस्कस करो डिटेल के अंदर द मेजर फंक्शन ऑफ किसके, नीति आयोग का। मेजर फंक्शन बताओ नीति आयोग का, ठीक है। एंड इवेल्यूट करो कैसे ये अलग है किससे, प्लानिंग कमीशन से। आपको मालूम है कि नीति आयोग से पहले क्या होता, प्लानिंग कमीशन था। 2015 के अंदर प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया, हटा दिया, उसकी जगह पे एक नई बॉडी बनाई, बॉडी का नाम क्या रखा, नीति आयोग, ठीक है। अब आपको बताना है, एक तो सबसे पहले बताओ नीति आयोग के फंक्शन के बारे में, ठीक है। फिर आपको बताना है कि नीति आयोग किस तरीके से जो है वो अलग है किससे, प्लानिंग कमीशन से, ठीक है। और रोल बताओ किसका, इंडिया की पॉलिसी मेकिंग फ्रेमवर्क के अंदर इसका क्या रोल है। अब बताओ कि कैसे नीति आयोग कंट्रीब्यूट करता है क्या करने में, बढ़ाने में, फोस्टिंग करने में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड ड्राइविंग द सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन द कंट्री। अब ये क्वेश्चन आपके पास में आ गया। अब इसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा गया, एक एक करके देखते हैं। डिस्कस इन डिटेल द मेजर फंक्शन नीति आयोग, पहला काम तो ये आ गया, मेजर फंक्शन। फिर इवेल्यूट करो, क्या इवेल्यूट करना है आपको कि कैसे ये अलग है प्लानिंग कमीशन से इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर, अप्रोच एंड द रोल इन द इंडिया पॉलिसी मेकिंग फ्रेमवर्क। और फिर बताओ तीसरे नंबर पे, हाउ हैज नीति आयोग कंट्रीब्यूट, कैसे नीति आयोग जो कंट्रीब्यूट करता है क्या करने में, फोस्टर करने में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एंड ड्राइविंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन द कंट्री। अब आपसे जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो। इसके अंदर 3 बातें आपसे जो है पूछी गई है। पहला तो नीति आयोग के फंक्शन क्या है, दूसरे नंबर पे पूछा गया है कैसे प्लानिंग कमीशन से अलग है, और तीसरा पूछा गया नीति आयोग जो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है क्या करने में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ाने में एंड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने में, ठीक है जी। अब क्वेश्चन जब आप लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, वही 3 पार्ट। सबसे पहले नंबर पे आएगा इंट्रोडक्शन, फिर आएगा आपका बॉडी, और फिर आएगा क्या आपका कंक्लूजन, ओके। तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। अब क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड है, नीति आयोग से। तो अब यहां पे हम थोड़ा बहुत बताएंगे किसके, 3 से 4 लाइन लिखेंगे नीति आयोग के बारे में। तो मैंने यहां पे लिखा नीति आयोग जो है वो क्या है, नीति पहले फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बना था, हिस्ट्री थोड़ा बहुत बताना है इसको अपने को, है ना। जनवरी 1 2015 के अंदर इसको बनाया गया, और इसके जब बनाया तो हमने क्या कर दिया, जो पुराने वाला जो प्लानिंग बॉडी था, दैट इज प्लानिंग कमीशन, उसको हमने क्या कर दिया, रिपील कर दिया, ठीक है। इसका जो क्रिएशन था, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है बना इंडिया के डेवलपमेंट पैराडाइम में, जिसका मेन एम जो है वो क्या, प्रमोट करना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बॉटम अप प्लानिंग एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग इन द डायनेमिक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ओके। अब आप यहां पे थोड़ा बहुत एम्बेलिशमेंट, थोड़ा सा सजा दो इसको। कैसे करोगे, देखो जी 1950 से लेकर के 2015 तक एक बॉडी जो है जो काम करती थी अपने इंडिया में प्लानिंग का, वो थी अपनी कौन सी, प्लानिंग कमीशन। और 2015 के अंदर जो है वो नया थिंक टैंक जो हमने बनाया, दैट इज नीति आयोग। तो एट प्रेजेंट जो है जो बॉडी काम कर रही है अपने इंडिया में प्लानिंग की, वो कौन कर रही है, नीति आयोग। इससे एग्जामिनर को समझना बहुत ईजी हो गया कि भाई देखो यहां पे 1 जनवरी, ये कब बना, 1 जनवरी 2015 को ना। तो यहां पे आपने लिख दिया 1 जनवरी 2015 को। यहां पे नया थिंक टैंक जो है वो क्या आया, नीति आयोग एस्टेब्लिश, ये आपने कर दिया।
है ना। और अब राइट नाउ यही चल रहा है, अब उसको समझने में इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, डेट्स ऑल, ठीक है। अब आपको यहां पे क्या करना है, अब बॉडी, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, पहले तो फंक्शन, फिर उसका क्या दोनों का डिफरेंस, और देन उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो आपसे पूछा गया वो क्या पूछा गया कि नीति आयोग कैसे कंट्रीब्यूट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो अब पहले नंबर पे क्या है, फंक्शन। अब फंक्शन अगर टाइम है आपके पास में तो आप फंक्शन इस तरीके से पहले इसको जो है बता दो, नीति आयोग के फंक्शन क्या है। तो आपने यहां पे बता दिया भाई ये 6 फंक्शन है। नीति आयोग क्या करता है, पॉलिसी फॉर्मेशन एंड विजन सेटिंग करता है, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन करता है, इनोवेशन करता है, एसडीजी लोकलाइजेशन, ग्लोबल एंगेजमेंट एंड फोस्टिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। ये आपने कर दिया, एक आपने डायग्राम, अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बना दिया। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करो। पहला क्या था, पॉलिसी फॉर्मेशन एंड विजन, आपने बताया कि नीति आयोग क्या करता है। नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक की भूमिका निभाता है गवर्नमेंट के लिए। ये आपको स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये डेवलप करता है एक्शन प्लान, जैसे 3, अब तो पहले तो 5 ईयर प्लानिंग होता था, लेकिन अब जो नीति जब से आया तो वो क्या हो गया, 3 साल का एक्शन एजेंडा, 7 साल की स्ट्रेटेजी पेपर एंड 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट। फिर दूसरा ये हेल्प करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर। फिर तीसरा मॉनिटरिंग इवोल्यूशन का काम करते हैं, ठीक है। नीति आयोग क्या करता है, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का काम करता है। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडी लोकलाइजेशन का काम करता है, और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एंड ग्लोबल एंगेजमेंट का काम करता है। इसके अलावा नीति आयोग जो है वो सेक्टर रिफॉर्म एंड रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करता है। तो ये आपका पूरा क्या आ गया, फंक्शन आ गया, ठीक है। अब नीति आयोग कैसे अलग है किससे, प्लानिंग कमीशन से, अब आप ये बताओ। तो आपने सबसे पहले जो है वो नेचर उठा लिया। आपने बताया कि प्लानिंग कमीशन जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी था, नीति आयोग जबकि थिंक टैंक और एडवाइजरी बॉडी है। प्लानिंग कमीशन जो है वो क्या टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता है, नीति आयोग बॉटम अप एंड कंसल्टेटिव। इस तरीके से आप जो है आपको बताना पड़ेगा। अगर कई बार ऐसा होता है पेपर में हमको ये चीजें याद नहीं आ रही, ठीक है, ये तो पता है अपने को लेकिन ये याद नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सीधा ये लिखना है, प्लानिंग कमीशन ये ऐसे और नीति आयोग ऐसे, बस एक्सपेरिमेंट दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली जो है दोनों का डिफरेंस बता दो, बात खत्म हो गया, ठीक है ना। ये हो गया। देन तीसरे नंबर पे क्या था, नीति आयोग का रोल बताओ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर एंड डेवलपमेंट में। तो वो हमने बता दिया कि नीति आयोग जो है ये अपने को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहां पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके जो है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को, डिस्कस करते हैं डेवलपमेंटल इश्यूज को एंड को क्रिएट सोल्यूशन, ठीक है। ये फोकस करते हैं टीम इंडिया, ये जो हेल्प करता है अपने को यूनिटी एंड कंसेंसस इन नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। नीति आयोग एम्पावर करता है स्टेट को कि वो एनकरेज करे रैंकिंग इंडाइसिस, ठीक है। कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर नीति आयोग जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन कोऑर्डिनेटिंग पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स एंड रिसोर्स प्लानिंग अमंग स्टेट, ठीक है। ये बता दिया नीति आयोग कैसे हेल्प करता है, तीसरा काम भी हो गया। लास्ट में कंक्लूड। अब आपने क्वेश्चन का जो आखिरी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जो आखिरी पॉइंट था वो क्या था, कंक्लूजन। अब आएंगे नीति आयोग जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन इन द इंडिया गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो फोकस करता है कोलैबोरेशन पे, इनोवेशन पे एंड डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग पे। वाइल ये लैक करता है फाइनेंशियल पावर लाइक द प्लानिंग कमीशन, इट emphasis on the flexibility, decentralization and inclusiveness makes it better suited for address the challenges of the rapidly changing socio-economic environment. India के अंदर aspire to become a developed economy by 2047, नीति आयोग will continue to play a important role या central role in shaping its strategic trajectory. खत्म, ये आपने कंक्लूजन डाल दिया। कंक्लूजन आप अपने हिसाब से कुछ भी बना के, जो क्वेश्चन है ना तो क्वेश्चन का बाद में निष्कर्ष डाल रहे हैं 3-4 लाइन के अंदर। ये तो मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बताया, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन इस तरीके से आपको जो है वो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो रहना चाहिए आपका। तो सबसे पहले नंबर पे क्या इंट्रोडक्शन हो गया, देन उसके बाद में क्या बॉडी, फिर आपका जो है वो क्या हो गया कंक्लूजन। इस तरीके से हर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाऊंगा ऐप के ऊपर, ओके, उनको आप एक बार देखना, ओके। तो वहां पे आपको 8-8 नंबर के भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 12-12 के भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखना है वहां पे मैंने उसमें क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है, आप देखना उसको, ओके जी। तो ये कुछ बातें जो कि बहुत रेलिवेंट है अपने आंसर राइटिंग के लिए। आई होप मैं आपको समझा पाया और शायद आपको समझ में भी आ गई होगी। तो इन बातों का आपको जो ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब एक होमवर्क है आपके लिए, ये है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट की सिग्निफिकेंस, पहला, एंड क्रिटिकली एनालाइज करो उसके मेन कंपोनेंट को, ठीक है, दूसरा, एंड हाउ डू दीज कंपोनेंट इन्फ्लुएंस, कैसे ये कंपोनेंट इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग को, तीसरा, ठीक है। 12 नंबर का ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, ओके, और 200 वर्ड्स के अंदर आपको जो है इसको लिखना है। ये आपका एक होमवर्क है, आप इसको करना है एक बार, ओके जी। तो आज हमने क्या देखा कि हमारा जो यूपी जीडीसी मेंस का जो पेपर होने वाला है, ओके, तो इस पेपर के अंदर क्या कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे कैसे मार्क्स का एलोकेशन रहेगा, है ना, ये सब हमने देख लिया। तो अपने को अब जो है पूरा का पूरा जो है एक बार रूपरेखा मिल गई है, ठीक है ना। अब अपने को इसके ऊपर जो है काम करना स्टार्ट करना है,
ओके तो जो बुक्स आपको मैंने प्रोवाइड करवा रखे भाई उनको बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि मेन तो कंटेंट तो वही है, वही तो लिखना है ना। और फिर लिखना कैसे उसके ऊपर आप डेली प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ओके जी, तो ये सब था आज का, ये था लेक्चर नंबर फर्स्ट अपना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे अपने को जो है वो लिखने की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है। ओके और बाकी जो बच्चे यूपी जीडीसी का जिनका मेंस का पेपर है ओके और वो तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने मुझसे पहले बैच नहीं ले रखे, जिन्होंने बैच ले रखे उनका तो ये फ्री है ना, उनका लिए तो जो आपका मेंस का पेपर और इंटरव्यू तक आपका फ्री रहेगा। ओके क्योंकि ये सब इंक्लूड है इसमें। और जो बच्चे ऐसे जिन्होंने मुझसे पहले प्री के लिए जो है मेंस बैच नहीं लिया था, तो अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोगों ने जो ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो आपको पूरा 10 यूनिट का कंटेंट जो है उसकी वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, प्लस में आपको क्वेश्चन जो है वो साथ में हम लोग जो प्रोवाइड करवाएंगे। हर यूनिट के लगभग 20-20 क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर हमने जो कोर्स लॉन्च किया है, 1500 रुपए के अंदर आपका ये कोर्स है, ठीक है ना। तो आप इसको चाहें तो अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको बुक्स चाहिए तो वो भी आपको अलग से जो मिल जाएंगी। ओके तो आपको अगर बुक्स चाहिए जीडीसी एग्जाम के लिए तो उसके लिए भी आप नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जिसमें 10 किताबें आपको मिलेंगी, 10 यूनिट है, पूरी की पूरी जो बुक्स है अपडेटेड है और हर चीज हमने इसके अंदर जो डाल रखी है। ओके जी चलो एक बार इतना करो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे अब। ओके जी और दो अपने जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल भी है ना, पहला आपका और सेकंड वाला। पहला तो अकाउंट्स हो गया, सेकंड नंबर पे आपका स्टैट हो गया, दोनों के दोनों प्रैक्टिकल है, तो उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अपने को करके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। करेंगे, चिंता मत करो, हर चीज से आपको मैं करवा दूंगा। ओके चलो एक बात ना करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।